नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आज आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे ऑफ मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। देखिए, जो कल का पोर्शन था उसमें हम लोग अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज जो SPAC तक था, इधर तक हम इसको कवर कर चुके थे। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, इसके आगे जो हमको थ्योरेटिकल पार्ट आज जो कवर करना है वो है अपना डाइवेस्चर से रिलेटेड। डाइवेस्चर से रिलेटेड जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट है इसको कवर करेंगे। दूसरा, जो प्रैक्टिकल पोर्शन था उसमें मैंने आपको कल बताया था कि जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट हमारा पेंडिंग था, डेट इज पार्ट नंबर 4। उसमें हमसे पूछा था मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। उस प्रैक्टिकल पोर्शन को भी आज हम कवर करेंगे और बात करेंगे मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो की भी आज इस सेशन में अपन लोग बात करेंगे। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो थ्योरेटिकल टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो है डाइवेस्चर। डाइवेस्चर क्या होता है? अ प्रोसेस वेयर द कंपनी सेल ऑफ द पोर्शन ऑफ इट्स बिजनेस डिविजन्स और असेट टू अनदर कंपनी टू क्रिएट अ सेपरेट एंटिटी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारा जिसमें कंपनी क्या करती है, या तो अपना कोई पार्टिकुलर डिवीजन या फिर कोई अपना पार्टिकुलर, हम कह सकते हैं एक बिजनेस हो सकता है, या फिर उसका कोई भी एक पोर्शन हो सकता है बिजनेस का, उसको सेल ऑफ करती है, उसी को हम बोलते हैं डाइवेस्चर। डाइवेस्चर का मतलब बेसिकली क्या है? सिंपली आपकी एंटिटी का कोई भी पोर्शन, अंडरटेकिंग या डिवीजन को आप अपने से अलग कर देना और उसको एक या तो सेपरेट एग्जिस्टेंस दे देना उस डिवीजन को, या फिर हम कह सकते हैं उस डिवीजन को आप कैश में बेच देना। इसका मतलब अगर मैं लिखूं, सोल्ड ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस डिवीजन हो सकता है इसमें, या तो आप अपने कोई बिजनेस का डिवीजन है उसको बेच सकते हो फॉर कैश। ये हमारा डाइवेस्चर में कवर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो भी कोई बिजनेस है उसकी कोई भी, हम कह सकते हैं एक पोर्शन पोर्शन ऑफ बिजनेस, पोर्शन ऑफ बिजनेस का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज, एग्जांपल सपोज हमारी एक कंपनी है आरके लिमिटेड, जो डील करती है आपकी टायर्स बनाती है, जो एक आपकी टायर मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा, ये जो हमारा होता है टायर्स के, आपने देखा होगा जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स की जो रिम होती है, जो आयरन वाला पार्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर करती है। एक तो आयरन वाले पार्ट को मैन्युफैक्चर करती है, दूसरा एक जो रबर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टायर, उसको मैन्युफैक्चर करती है। अब क्या हुआ, जो हमारी आरके लिमिटेड है, इसका जो आयरन वाला बिजनेस है, जो रिम बनाने वाला बिजनेस है, ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो अगर आर के लिमिटेड इस जो लॉस मेकिंग पोर्शन है बिजनेस का, इसको सेल ऑफ करने का डिसाइड करती है, देन इसको हम बोलेंगे डाइवेस्चर। बेसिकली आर के लिमिटेड अपना पूरा बिजनेस नहीं सेल कर रही है, अपना एक पोर्शन ऑफ बिजनेस सेल कर रही है। तो डाइवेस्चर का मतलब हम लोग समझ गए, एक कोई भी एंटिटी अगर अपने बिजनेस का पोर्शन सेल करती है, या फिर अब मैं कहूँ अपना कोई भी एक पार्टिकुलर डिवीजन है, या फिर अपनी कुछ ग्रुप ऑफ असेट्स है, उनको सेल करती है टू अनदर एंटिटी को, देन उसको हम बोलते हैं आपका डाइवेस्चर। अब बात करते हैं रीजंस की, कंपनी डाइवेस्ट क्यों करती है? अपना जो एग्जिस्टिंग डिवीजन है या फिर हम कह सकते हैं पोर्शन ऑफ बिजनेस है, उसको सेल ऑफ क्यों करती है? जनरल से रीजन है, आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि या तो वो पार्टिकुलर डिवीजन लॉस में चल रहा होगा, टू गेटिंग रिड ऑफ लॉस मेकिंग डिवीजन। जो जैसे कि हमारे केस में जो हमारा था रिम मेकिंग बिजनेस था, वो हमारा लॉस में चल रहा था। उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए कंपनी जो है अपना एंटिटी का जो वो है डाइवेस्ट करती है। या फिर अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश का मतलब क्या है? हमारी जो एंटिटी है वो कैश, एक तरीके से हम कह सकते हैं कैश डेफिसिट है उसके पास। उसके पास इतना सफिशिएंट कैश नहीं है जो उसकी डेप्ट फंड्स है उस पर जो उसका इंटरेस्ट पे करना है उसको पे नहीं कर पा रही है। इसकी क्यों? बिकॉज ऑफ कि कंपनी हमारी इंसॉल्वेंसी की स्टेज पर नहीं है, बल्कि कंपनी में जो है सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं है। तो उस कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती है कई बार कंपनी में, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी जो है कंपनी कई बार डाइवेस्चर का सहारा लेती है। फिर अगला बता रहा है नॉट टू मच प्रॉफिटेबल डिवीजन। वही बात हो गई, आपकी लॉस मेकिंग डिवीजन है या फिर हमारा प्रॉफिट बहुत ना के बराबर वो डिवीजन क्रिएट कर रहा है। टू फोकस ऑन द कोर एरियाज। कोर एरियाज पर फोकस करने के लिए भी कई बार कंपनी क्या है, डाइवेस्चर करती है। तो ये हमने देखे डाइवेस्चर के रीजन। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ डाइवेस्चर। फॉर्म्स ऑफ डाइवेस्चर क्या है? बेसिकली ये तरीके हैं किस तरीके से आप अपनी एंटिटी का डाइवेस्चर कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे जो है हमारे चार तरीके हमारे जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें दे रखे हैं। चार तरीके से आप डाइवेस्ट कर सकते हैं अपनी एंटिटी को, सेल ऑफ और पार्शियल सेल ऑफ। सेल ऑफ और पार्शियल सेल ऑफ का मतलब क्या होता है? आप अपनी एंटिटी के डिवीजन या बिजनेस को अपने कैश कैश में एक तरीके से बेच रहे हैं, सोल्ड अगेंस्ट कैश होता है हमारा सेल ऑफ या पार्शियल सेल ऑफ।
इसमें याद रखना हम कैश के अगेंस्ट बेच रहे हैं, मतलब अपने जो डिवीजन है या फिर अपनी जो असेट्स है या सब्सिडरी है उसको एक तरीके से हम कहें ओपन मार्केट में कैश के अगेंस्ट बेच रहे हैं। मतलब जो सामने वाला जो खरीदने वाला है एक तरीके से बायर ऑफ द असेट या अंडरटेकिंग है, वो हमको कैश पे करेगा, तब हम उसको अपना जो डिवीजन बेच रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ या पार्शियल सेल ऑफ। अब इसी के कंपैरिजन में आता है आपका स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ क्या आगे बोलता है, सेपरेट्स द डिवीजन इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट कंपनी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग 100% शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसमें क्या है, जो हम अपना डिवीजन या फैक्ट्री वगैरह बेच रहे हैं, इसमें जो हम फैक्ट्री या डिवीजन या हम कहते हैं ग्रुप ऑफ असेट जो सोल्ड आउट कर रहे हैं, वो 100% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेच रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, एक पेरेंट कंपनी है आरके लिमिटेड, इसके अंदर दो डिवीजन चलते हैं आपके, एक आपका टायर वाला बिजनेस चलता है, एक आपका जो है रिम वाला बिजनेस चलता है, जिसमें मैंने अभी बताया था आपको जो स्टील का जो पार्ट होता है, स्टील या आयरन का जो पार्ट होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है। तो इस हिसाब से हमारा डिवीजन 1 है ये, और ये हमारा डिवीजन 2 है आरके लिमिटेड के अंदर। अब क्या हुआ, जो आरके लिमिटेड है, जो उसका ये टायर वाला डिवीजन है, ये बहुत प्रॉफिटेबल डिवीजन है, प्रॉफिटेबल डिवीजन है। और कंपनी को क्या डर है, कंपनी को ये डर है, जो कंपनी आरके लिमिटेड है इसके मोर देन 50% जो शेयर है, मोर देन 50% शेयर वो हमारी स्टॉक मार्केट में, रेगुलेट स्टॉक मार्केट में फ्लो हो रखे हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में मोर देन 50% शेयर इन्होंने ऊपर मार्केट में डाल रखे हैं। अब आरके लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जो इसकी कंपटीटर कंपनी है, आरके लिमिटेड की जो कंपटीटर कंपनी है, लेट्स से एम के लिमिटेड है, जो एम के लिमिटेड है ये भी टायर और रिम का बिजनेस करती है, तो ये कहीं ओपन मार्केट्स के मोर देन 50% शेयर एक्वायर ना कर ले। अगर मोर देन 50% शेयर अगर इसने एक्वायर कर लिए तो आरके लिमिटेड का जो कंट्रोल है वो इनकी कंपटीटर्स पे आ जाएगा। तो और जो इनका मेन जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसकी वजह से जो एम के लिमिटेड है जो इनके ऊपर कंट्रोल एक्वायर करना चाहती है वो है टायर का बिजनेस, क्योंकि टायर के बिजनेस से ही इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। तो इन्होंने क्या किया, आरके लिमिटेड ने क्या किया, एक नई एंटिटी बना दी, एक नई एंटिटी बना दी और टायर वाले बिजनेस को डीमर्ज कर दिया। डीमर्ज कह सकते हैं हम या फिर डाइवेस्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को डीमर्ज करके एक नई एंटिटी बना दी, लेट्स से आरके टायर लिमिटेड। आरके टायर लिमिटेड उन्होंने एक नई एंटिटी बना दी, और इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन रहेंगे आपके, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है आरके लिमिटेड के वो बना दिए। तो अब जो हमारी कंपनी जो थी कंप्यूटर थी हमारी एम के लिमिटेड, जो आरके लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती थी, उसका इंटरेस्ट इसमें से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा सर, इसलिए हट जाएगा क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है अब वो इतनी प्रॉफिटेबल रहे, उसमें जो उसका जो प्रॉफिटेबल एक तरीके से कोर जो बिजनेस था वही उसने डाइवेस्ट करके अनदर कंपनी में क्रिएट कर दिया। तो अब जो उसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको एक्वायर करने की जो चाहत थी उसके अंदर वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब कंपनी का जो मेन बिजनेस है वही उससे अपना अलग करके एक नया सेपरेट कंपनी ही फॉर्म कर दी। इसके बारे में मैं आपके संग अभी जो इसी सेशन में है डाइवेस्टमेंट की जो ट्रिक्स हैं जो टेक्निक्स हैं उनमें डिस्कस करूंगा। और बाकी अभी जो हमारा फॉर्म है इसमें स्पिन ऑफ में केवल क्या होता है, जो आपका एग्जिस्टिंग डिवीजन है उसको आप कैश के अगेंस्ट सोल्ड ना करते हुए, बल्कि उसको जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ही उसकी जो है अथॉरिटी दे देते हैं। बेसिकली क्या है, कहने का मतलब कुछ नहीं है, उसको आप डीमर्ज कर देते हैं। हमें एक प्रॉपर वर्ड स्पिन ऑफ के लिए यूज होता है, वो होता है हमारा डीमर्जर। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा टाटा मोटर्स ने भी किया है, टाटा मोटर्स ने अपनी दो कंपनी बना दी, टाटा मोटर्स पैसेंजर लिमिटेड और एक बनाई है उन्होंने टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स भी अभी जो रिसेंटली डीमर्ज हुआ है। टाटा मोटर्स क्यों डीमर्ज हुआ, टाटा मोटर इसी वजह से डीमर्ज हुआ है, उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उनका कहना ये भी था कि जो टाटा मोटर्स का जो कॉमर्शियल वाला सेगमेंट है, कॉमर्शियल व्हीकल वाला जो सेगमेंट है, इस पे जो अदर कंपनीज है उनकी नज़र काफ़ी ज़्यादा है, और ये कॉमर्शियल व्हीकल वाला जो सेगमेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो कंपनी है टाटा मोटर्स को डीमर्ज कर दिया, जिससे कि जो कंपटीटर है टाटा मोटर्स के, वो टाटा मोटर्स को अगर एक्वायर भी करना चाहेंगे तो इस वाला जो ये सीवी कॉमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है वो सेफ रहेगा। तो स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ में के बीच में, सेल ऑफ के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सेल ऑफ में हम क्या करते हैं, अपना जो डिवीजन है और जो अपनी अंडरटेकिंग है उसको कैश के अगेंस्ट सोल्ड ऑफ करते हैं, जबकि स्पिन ऑफ में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही उसकी ओनरशिप देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हम अपनी कंपनी को डीमर्ज करते हैं इन केस ऑफ स्पिन ऑफ। अब बात आती है सर स्प्लिट ऑफ की। स्प्लिट ऑफ में क्या होता है, एंटायर कंपनी इज स्प्लिटेड इनटू द स्मॉलर एंटिटीज एंड ईच ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आरके लिमिटेड है, उसके अंदर काफ़ी सारे डिवीजन चलते हैं। एक एफएमसीजी का डिवीजन है इसके अंदर, एक आपका हम कह सकते हैं मोटर व्हीकल का डिवीजन है इसके अंदर आरके लिमिटेड के अंदर,
और जो दूसरा डिवीज़न हमारा लेट से हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक का एक डिवीज़न है, और हम कह सकते हैं एक हमारा गारमेंट्स का एक डिवीज़न है। तो काफ़ी सारे डिवीज़न से आर के लिमिटेड या आर के लिमिटेड जो पेरेंट है, इसने क्या किया, जो अपने सारे सेगमेंट है इनको खुद की ओनरशिप दे दी। खुद की ओनरशिप देने का मतलब क्या है, इन सारे डिवीज़न को डीमर्ज कर दिया कि आज से आप एक अनदर एंटिटी है, जो एफएमसीजी वाला डिवीज़न है उसको एक अनदर कंपनी होता है आर के एफएमसीजी लिमिटेड, इसको अलग एग्जिस्टेंस दे दिया। मोटर आर के मोटर व्हीकल लिमिटेड, इस हिसाब से जो हमारे हर एक डिवीज़न है इनको अपनी अपनी ओनरशिप दे दी। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हर डिवीजन को डीमर्ज कर दिया, और जो ओरिजिनल कंपनी थी आर के लिमिटेड, इसको उन्होंने क्लोज कर दिया। यही होता है हमारा स्प्लिट अप। एंटायर कंपनी इज स्प्लिटेड ऑफ इनटू द इनटू वेरियस, हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिवीजन, एंड ईच डिवीजन हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड द ओनरशिप इज नोन एज स्प्लिट ऑफ। सिंपली एक तरीके से कहते हैं ना, लॉजिकली समझिए किसी भी चीज को। अगर लॉजिकली समझते हैं तो आप उसकी जो फ्रेमिंग है उसको अपने आप ही कर सकते हैं। तो स्प्लिट ऑफ का मतलब क्या है, एक एंटिटी काफी सारी जो उसके डिवीजन है, स्मॉलर एंटिटीज है, उसमें बढ़ जाती है, और ईच डिवीजन को इंडिपेंडेंट अपनी ओनरशिप मिल जाती है, और जो पेरेंट कंपनी है इस केस में वो सीरीज टू एग्जिस्ट हो जाती है। मतलब जो पेरेंट है, जो पेरेंट कंपनी है, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। इक्विटी कार्व्स आउट, इक्विटी कार्व आउट का मतलब क्या है, पेरेंट सेल्स द सब्सिडी शेयर्स माइनॉरिटी, दैट इज माइनॉरिटी स्टेक टू द जनरल पब्लिक थ्रू एन आईपीओ फॉर कैश। आपने देखा होगा जो हमारी काफी सारी कंपनीज होती हैं वो अपना आईपीओ लाती हैं, और आईपीओ के थ्रू अपनी जो इक्विटी है, इक्विटी का पोर्शन पब्लिक को सेल ऑफ करती हैं और बदले में कैश उठा लेते हैं। उसी को हम कहते हैं इक्विटी कार्व्स आउट। बेसिकली क्या है, अपनी इक्विटी का कुछ पोर्शन पब्लिक को ऑफर करना और उसके बदले में कैश ले लेना, उसी को हम बोलते हैं इक्विटी कार्व्स आउट। तो फॉर्म्स ऑफ डाइवेस्टर आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और बार रिवीजन करते हैं इसका। 4 तरीके के फॉर्म्स है, सभी अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ रिवाइज करेंगे। देखिए 4 तरीके की अपनी फॉर्म्स होती हैं डाइवेस्चर की। सबसे पहला है सेल ऑफ या पार्शियल सेल ऑफ। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी जो एंटिटी के डिविजन या प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का जो डिविजन होता है या फिर उसका जो कोई भी मेजर पोर्शन होता है उसको हम सेल ऑफ करते हैं अगेंस्ट कैश, मतलब कैश लेके हम उसको बेच देते हैं। फिर आता है हमारा एक तरीके से हम कहें स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ में क्या करते हैं, एंटायर एंटिटी इज स्प्लिट ऑफ इनटू वेरियस एंटिटीज एंड ईच एंटिटी हैज इट्स ओन ओनरशिप एंड ओन ओनरशिप होती है उसकी, एंड ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और जो पेरेंट कंपनी होती है वो सीरीज टू एग्जिस्ट हो जाती है इन केस ऑफ स्प्लिट अप। अब बात करते हैं हमारी स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ में क्या होता है, स्पिन ऑफ में जो हमारी पेरेंट कंपनी है वो जो अपना डिवीजन है उसकी एक नई एंटिटी क्रिएट करती है, और उस जो नई एंटिटी क्रिएट करती है उसके जो शेयर्स होते हैं 100% शेयर्स जो आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उन्हीं को ही दे देती है, उसको हम बोलते हैं स्पिन ऑफ। फिर आता है चौथा हमारा इक्विटी कार्व्स आउट। इक्विटी कार्व आउट बेसिकली है ये कोई भी कंपनी अंदर जो माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी इक्विटी को क्या करती है, आईपीओ के थ्रू पब्लिक को सेल ऑफ करती है फॉर कैश, देन उसको हम बोलते हैं इक्विटी कार्व्स आउट। सो हमारे फॉर्म्स ऑफ डाइवेस्टर इधर खत्म हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम डीमर्जर ऑफ फैमिली ओन फैमिली बिजनेस डिवीजन। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आईसीआई स्टडी मटेरियल में एक अलग से कॉन्सेप्ट दे रखा था, मैंने भी डाल दिया। इसका कुछ वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसमें क्या होता है हमारा, टू सेपरेट द ऑपरेशन इनटू द डिस्टिंक्ट एंटिटीज। देखिए एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है हमारा डीमर्जर ऑफ फैमिली बिजनेस डिवीजन का। फैमिली बिजनेस डिवीजन का मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे आरके थी, हमारी आरके लिमिटेड थी, तो इसका बिजनेस था होलसेल में भी ये डील करती थी और रिटेल स्टोर भी था इसका। तो आरके जो लिमिटेड था बेसिकली अगर मैं कहूँ एक तरीके से आपको, एक जनरल स्टोर था इसका, उसमें जो आरके था वो दोनों तरीके के गुड्स सप्लाई करता था, होलसेल में भी सप्लाई करता था, होलसेल स्टोर भी था इसका और रिटेल स्टोर भी था। सिंगल स्टोर के अंदर वो दोनों टाइप के कस्टमर्स को डील करता था, जो होलसेल में भी माल सप्लाई करता था प्लस रिटेल में भी अपना जो है माल सप्लाई करता था। अब हुआ क्या, जो आरके लिमिटेड था इसने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि हम जो अपने होलसेल वाले कस्टमर हैं उनको भी डील कर रहे हैं और रिटेल वाले कस्टमर हैं उनको भी डील कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बिजनेस हमारा। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने जो ऑपरेशन थे, रिटेल वाला जो ऑपरेशन था और होलसेल वाला जो ऑपरेशन था, इन दोनों ऑपरेशन को ही डाइवेस्ट कर दिया और अलग अलग एक तरीके से स्टोर बना दिए। और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करते हुए बताऊँ, जैसे आरके का जो स्टोर था वो लेट से हमारा मथुरा में जो आपकी एक पार्टिकुलर स्ट्रीट, जैसे कि हमारा गोवर्धन चौराया पर था, गोवर्धन चौराया पर था, गोवर्धन चौराया पर मथुरा में जो आरके का ये स्टोर था जिसमें वो होलसेल गुड्स को भी सप्लाई कर रहा था
होलसेल में भी माल बेच रहा था और रिटेल में भी जो अपना माल सप्लाई कर रहा था, रिटेल सेल भी कर रहा था, बेसिकली होलसेल सेल भी कर रहा था। अब आरके को क्या दिक्कत आ रही थी कि जो उसका बिजनेस का जो ऑपरेशन था काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। एक ही स्टोर में वो दोनों टाइप के जो कस्टमर थे, होलसेल में जो बल्क में माल उठा रहे हैं उनको भी डील कर रहा है और रिटेल में जो माल उठा रहे हैं उनको भी डील कर रहा है। तो उसने क्या किया, जो होलसेल का अपना एक अलग स्टोर बना दिया और जो रिटेल का है उसका एक अलग स्टोर बना दिया। होलसेल का जो स्टोर था उसका वो उसने गोवर्धन चौराहा पर ही रखा और जो रिटेल स्टोर था उसने वो खोल लिया अपना टैंक चौराहा पर खोल लिया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो उसने अपने ऑपरेशंस थे वो डाइवर्सिफाई कर लिए, डाइवेस्ट कर लिए इनटू टू सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटीज। उसी को हम बोलते हैं डीमर्जर ऑफ फैमिली बिजनेस डिवीजन। फैमिली और बिजनेस डिवीजन का मतलब ये है कि आपके जो सेपरेट ऑपरेशंस हैं आप उनको डिस्टिंक्ट एंटिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए, देन उसको हम बोलेंगे जो आपका डाइवेस्चर है, या फिर हम बोलते हैं डीमर्जर ऑफ फैमिली बिजनेस डिवीजन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कहने का मतलब सिंपल इतना था, जो आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है उनको डाइवेस्ट करके आप अलग अलग ऑपरेशंस में आप अलग अलग ऑपरेशंस की सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटीज में फॉर्म कर दीजिए, देन उसको हम बोलते हैं डीमर्जर और फैमिली बिजनेस डिवीजन। आगे बढ़ते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट है, ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे याद रखते हैं, ये हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक ओवर डिफेंसिव टैक्टिस। टेक ओवर डिफेंसिव टैक्टिस में हमारा जो है क्या आता है, देखिए टेक ओवर के बारे में हमने पढ़ा था कि हॉस्टाइल एक्विजिशन बाय द एक्वायरर इज नोन एज टेक ओवर। देखो टेक ओवर को जब हमने डिफाइन किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो एक्वायरर है वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिना कंसेंट से अगर आपको एक्वायर कर रहा है देन उसको हम बोलते हैं टेक ओवर। अब जो टेक ओवर होता है आपका, अब जो टेक ओवर होता है वो कैसे किया जाता है उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बता रखे हैं। जो आपका एक्वायरर होगा वो आपकी कंपनी को टेक ओवर कैसे कैसे कर सकता है। सबसे पहले आता है स्ट्रीट स्वैप। स्ट्रीट स्वैप में क्या होता है, आपके ओपन मार्केट से वो मोर देन 50% स्टेक आपकी कंपनी में खरीद लेगा, देन उससे जो आपकी जो है ओनरशिप वो उसको चली जाएगी आपके एक्वायरर को। तो आपका एक्वायरर आपका टेक ओवर कब कर सकता है, मोर देन 50% स्टेक वो ओपन मार्केट में से खरीद सकता है आपकी कंपनी का। देन उस केस में जो आपको जो उस केस में जो आपका टेक ओवर होगा वो कहलाएगा स्ट्रीट स्वैप के थ्रू आपके एक्वायरर ने आपका टेक ओवर किया है। फिर आता है बियर हक। बियर हक में क्या होता है, केवल सिंपली जो आपका एक्वायरर है वो आपको धमकी देता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे धमकी देता है कि हम आपकी कंपनी का जो है होस्टाइल टेक ओवर कर लेंगे। तो बोर्ड जो होता है आपका वो घबरा के जो घबरा घबरा जाता है। घबरा कैसे जाता है, घबरा ऐसे जाता है कि अगर आपकी कंपनी का होस्टाइल टेक ओवर होता है तो असल में क्या है, शेयर मार्केट में काफी ज्यादा वो हो जाते हैं उसके हम कह सकते हैं डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं, मार्केट में काफी सारे डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं बिकॉज ऑफ होस्टाइल टेक ओवर। और उस शेयर्स के जो दाम है, उस जो आपकी टारगेट कंपनी है, जो टारगेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके जो रेट होते हैं वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल इन नेचर, वॉलिटिलिटी अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस चीज से घबरा के कि हमारी मार्केट है, हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन ना हो जाए, तो इस वजह से घबरा के क्या है, उसकी जो धमकी होती है आपके टारगेट की धमकी से डर जाते हैं और उसको जो है होस्टाइल टेक ओवर करने देते हैं, इजिली करने देते हैं। तो उसी को बोलते हैं बियर हग। बियर हग में बेसिकली क्या होता है, आपका टारगेट आपको धमकी देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके घबरा जाते हैं और घबरा के जो उसको स्टेक होता है, जो आपका टारगेट मांग रहा होता है, उसको एक तरीके से हम प्राइवेटली उससे डील कर लेते हैं और उस कंपनी का इस हिसाब से जो आपका एक्वायरर है वो जो है आपका वो ले लेता है, उसके टारगेट का टेक ओवर कर लेता है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात कर रहे हैं, जो आपका एक्वायरर है, जो आपका एक्वायरर है वो क्या करता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस में पार्टनरशिप में आ जाता है, टारगेट कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप में आ जाता है और ग्रेजुअली जो पार्टनरशिप कंपनी है उस पर अपनी डोमिनेंस जताने लगता है, उस पर अपनी पावर जमाने लगता है और इस हिसाब के जो टेक ओवर होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू टेक ओवर किया। ब्रांड पावर का मतलब क्या है, ब्रांड पावर का मतलब है आपका चौथे प्रकार का जो हमारा टेक ओवर था, फोर्थ टाइप था उसका, वो था ब्रांड पावर। ब्रांड पावर में क्या करता है, जो आपका एक्वायरर होता है वो काफी ज्यादा चालाक होता है, जो आपका जो कंपटीटर ब्रांड है उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेता है, जो कंपटीटर ब्रांड होता है उसके साथ कोलैबोरेशन करके जो टारगेट कंपनी है उसके बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। तो हमारा जो टेक ओवर है उसकी जो 4 स्ट्रेटेजीज है, 4 स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है। स्ट्रीट स्वैप में क्या करेगा वो, स्ट्रीट स्वैप में ओपन मार्केट से मोर देन 50% शेयर आपकी कंपनी के एक्वायर कर लेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बियर हग में क्या करता है, वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को धमकी देगा। धमकी किस प्रकार देगा कि हम आपकी जो मार्केट आपका जो शेयर्स मार्केट में उसको हम कैसे भी करके एक्वायर कर लेंगे, या फिर जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है उनसे जो है शेयर्स आपके परचेज कर लेंगे और आपको जो है टेक ओवर कर लेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, वो घबरा जाते हैं
और इजीली जो है कंपनी का टेक ओवर हो जाता है इस हिसाब से। बीआर हग हो गया हमारा। बीआर हग में बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को धमकी दी जाती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जैसे ही धमकी मिलती है तो वो जो हमारा एक्वायरर होता है वो इजीली टेक ओवर कर जाता है आपकी एंटिटी का। फिर आप बात आती है आपकी स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस में आप जो एक्वायरर होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म करता है विद द टारगेट कंपनी, और टारगेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद क्या करता है वो कि उसको सिग्निफिकेंटली एंड ग्रेजुअली उसके ऊपर जो डोमिनेंस है अपना एक तरीके से कहीं अपना पल्ला भारी करने लग जाता है, और उस पर अपनी जो है पावर जताने लग जाता है। फिर आता है ब्रांड पावर। ब्रांड पावर में क्या होता है, ब्रांड पावर में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ जो आपका कंपटीटर है उसके साथ वो कोलैबोरेट कर लेगा एक्वायरर, और धीरे धीरे आपकी जो कंपनी है, जो उसकी टारगेट कंपनी है, उस पर उसको एक्वायर करने के लिए जो है तरीके ढूंढता रहता है। ब्रांड पावर में बेसिकली जब आपका कंपटीटर के साथ वो आ जाता है, कोलैबोरेशन में आ जाता है, तो वो इजीली टेक ओवर कर सकता है आपकी एंटिटी का। तो इस हिसाब से हमारी 4 स्ट्रेटेजीज हो गई, स्ट्रीट स्वैप, बियर हग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ब्रांड पावर। जो कीवर्ड है इसमें वो है ओपन मार्केट से खरीदेगा स्ट्रीट स्वैप के अंदर, बियर हग में उसको बोर्ड को थ्रेट करेगा, वो थ्रेटन करेगा, धमकी देगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस में आपके साथ पार्टनरशिप फॉर्म करके आपके ऊपर डोमिनेंस ऑब्टेन करेगा। ब्रांड पावर में क्या है, आपका जो कंपटीटर ब्रांड है उसके साथ कोलैबोरेट करेगा, और धीरे धीरे आपके कंपटीटर के साथ मिलके आपको एक्वायर करने की जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, उनको यूज करता रहेगा। फिर आता है अब ऐसी कंडीशन में जो आपकी टारगेट कंपनी है वो अपने आप को कैसे बचाए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी टारगेट कंपनी है वो अपने आप को कैसे बचा सकती है, वो बचा सकती है थ्रू यूजिंग द डिफेंसिव टैक्टिक्स। डिफेंसिव टैक्टिक्स क्या है, हमारी कुछ ऐसी टेक्निक्स ट्रिक्स दी गई हैं जिससे कि वो आपकी टारगेट कंपनी है उनको यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द हॉस्टाइल टेक ओवर। अब उन ट्रिक्स और टेक्निक्स को बात करते हैं। डाइवेस्चर अभी पढ़ा हमने। डाइवेस्चर में क्या है, जो आपकी टारगेट कंपनी है जो वो स्पिन ऑफ कर सकती है जो उसके डिविजन है या प्रॉफिट मेकिंग डिविजन है, बेसिकली जो उसके अच्छे अच्छे डिविजन है उनको डाइवेस्ट कर सकती है। डाइवेस्ट करके जो उसकी अभी मैंने आपको बताया, डाइवेस्ट करके क्या कर सकती है, जो एक नई एंटिटी फॉर्म कर सकती है। नई एंटिटी फॉर्म करने से क्या होगा, जो उसकी पेरेंट एंटिटी, जो पेरेंट कंपनी है, उस पे से जो एक्वायरर है उसकी नजर हट जाएगी, क्योंकि उस कंपनी में उसका इंटरेस्ट रहेगा नहीं, क्योंकि उसका जो मेजर प्रॉफिट मेकिंग डिवीजन है वो तो उसने डाइवेस्ट करके एक अनदर एंटिटी में क्रिएट ही कर दिया है। क्राउन ज्वेल में क्या होता है हमारा, क्राउन ज्वेल में होता है हमारा सेल्स मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल असेट। सेम होता है हमारा डाइवेस्चर की तरह, जो उसकी मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स हैं आपकी एंटिटी की, उनको आप सेल कर देते हो, सेल ऑफ कर देते हो, या हम कह सकते हैं डाइवेस्ट कर देते हो, जिससे कि जो आपका कंपटीटर है, जो आपका एक्वायरर है, उसके लिए जो आपका बिजनेस है वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। अनअट्रैक्टिव क्यों हो जाता है, जो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग डिवीजन है वो तो आप बेच चुके हो, तो अब वो आपकी एंटिटी को खरीदेगा ही क्यों, उसकी एंटिटी का एक्वायर करेगा ही क्यों। पॉइजन पिल, पॉइजन पिल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो आप क्या करते हो अपने टारगेट के लिए क्या करते हो, जो टारगेट कंपनी होती है वो क्या करती है, वो इशू करती है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और एडिशनल शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करेंगे, या तो आप उनको कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स इशू कर दोगे आप, या फिर जो आपके बॉन्ड होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनसे उनको जो आप इशू करोगे वो कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दोगे। इससे होगा क्या, जो आपकी एक्वायरर कंपनी होगी उसके लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके बिजनेस को एक्वायर करना। क्यों हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है काफी बढ़ जाएंगे, और जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी, और हर एक को जो है परचेज कंसिडरेशन को पे करना पड़ेगा, बेसिकली प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसलिए उनके लिए जो कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा आपके एक्वायरर के लिए। ये होता है हमारा पॉइजन पिल, हम जिसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फिर हम कन्वर्टेबल शेयर्स को इशू कर देते हैं। पॉइजन पुट में क्या करते हैं हम, जो हमारे कन्वर्टेबल शेयर्स या बॉन्ड्स या डिवेंचर जो भी हमने इशू किए हैं कन्वर्टेबल नेचर्स के, उनसे क्या हम प्रॉमिस कर देते हैं, उनको एक प्रॉमिस कर देते हैं, एक प्रोविजन बेसिकली बना देते हैं कि जो हमारे बॉन्ड्स है वो आपके प्रीमियम पे रिडीम होंगे अगर जो हमारी एंटिटी है, जो टारगेट एंटिटी है, उसका होस्टाइल टेक ओवर होता है। मतलब आपने बॉन्ड्स तो इशू किए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए, साथ में एक कंडीशन रख दी, अगर जो हमारी कंपनी है उसका टेक ओवर होगा तो आपका जो बॉन्ड है या आपके जो शेयर्स हैं जो रिडीम होंगे वो एट अ प्रीमियम पे रिडीम होंगे। तो यही होता है हमारा पॉइजन पुट। आपने बॉन्ड्स भी इशू किया, और बॉन्ड्स इशू करने के साथ साथ एक कंडीशन रख दिया, अगर हमारी कंपनी का होस्टाइल टेक ओवर हो जाता है देन उस सिनेरियो में जो आपकी बॉन्ड्स है वो हम प्रीमियम पे रिडीम करके देंगे, जिससे कि जो एक्वायर की जो कॉस्ट है टू एक्वायर द कंपनी वो काफी बढ़ जाएगी, और वो उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए ना सोचेगा। ग्रीन मिल में क्या होता है, ऑफर द बायबैक ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम द एक्वायरर एट अ प्रीमियम टू प्रिवेंट द टेक ओवर। मतलब होता क्या है, रियल लाइफ में होता क्या है हमारा, जैसे कि आपकी आरके लिमिटेड है, इसको एक्वायर करना चाहता है हमारा, लेट से एम के लिमिटेड इसको एक्वायर करना चाहता है आरके लिमिटेड को। अब जो आरके लिमिटेड है
उसके जो कुछ शेयर्स हैं, लेट से 10% शेयर ऑलरेडी एम के लिमिटेड के पास है, तो एम के लिमिटेड को आपके मोर देन 40% शेयर्स और चाहिए टू एक्वायर आर के लिमिटेड। तो आर के लिमिटेड क्या करेगा इस सिनेरियो से बचने के लिए, आर के लिमिटेड जो उसके 10% शेयर है एम के लिमिटेड को, वो लेट से मार्केट में चल रहा है, उनका रेट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 का, तो आर के लिमिटेड उसको एम के लिमिटेड को ऑफर करेगा प्रीमियम। प्रीमियम कितना ऑफर करेगा, लेट से 200 रुपीज पर शेयर वो बायबैक करेगा फ्रॉम एम के लिमिटेड से। तो इससे क्या होगा कि जो एम के लिमिटेड है वो देखेगा उसको 100 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है वो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो आर के लिमिटेड को वापस जो है सेल ऑफ कर सकता है एट अ प्रीमियम पे। तो यही होता है, मैं ग्रीन मिल हम उसको ऑफर करते हैं बायबैक एट अ प्रीमियम टू द प्रीमियम पे हम उसको बायबैक के लिए ऑफर करते हैं एक्वायरर को, जिससे कि जो हमारा टेक ऑफ है वो जो टेक ओवर है वो बच सके, प्रिवेंट हो सके। कहने का मतलब यही है कि उसके जो जो अपने शेयर्स हैं उनको हम खुद ही खरीद लेंगे एक्वायरर से एट अ प्रीमियम पे। फिर आता है वाइट नाइट। वाइट नाइट का मतलब क्या है, जो टारगेट कंपनी है वो सीख करती है फ्रेंडली बायर, मतलब एक फ्रेंडली जो बायर है उसको ढूंढती है, जिससे कि जो कि उस कंपनी को, जो टारगेट कंपनी है उसको विलिंग टू बाय, जो उसको खरीदने की भी चाहत रखता है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द हॉस्टाइल एक्वायरर। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। हमारी कंपनी थी आर के लिमिटेड, इसको एक्वायर करना चाहता था एम के लिमिटेड। ये इसको एक्वायर करना चाहता था, एम के लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर आर के लिमिटेड। अब जो आर के लिमिटेड है इसने बचने के लिए क्या किया, ये जो हमारी टारगेट कंपनी है इसने बचने के लिए क्या किया, इसने बचने के लिए अपने दोस्त के पास गया जो कि था आपका ए के लिमिटेड। ए के लिमिटेड के पास ये गया आर के लिमिटेड, और ए के लिमिटेड से कहा कि भैया आप हमारी कंपनी को एक्वायर कर लो, जिससे कि जो हमारा जिससे कि जो एम के लिमिटेड है वो हमारी कंपनी को एक्वायर ना कर पाए। क्योंकि अब जब आर के लिमिटेड को एक्वायर कर लेगी तो एम के लिमिटेड उसको एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी रिक्वेस्ट लेके एक आर के लिमिटेड ए के लिमिटेड के पास गया, और ए के लिमिटेड भी इसमें इंटरेस्टेड था कि वो आर के लिमिटेड को एक्वायर करे। तो इस टाइप की जब आप स्ट्रेटजी खेलते हैं, स्ट्रेटजी लगाते हैं बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं आपका वाइट नाइट। और सेम इसकी ही मिलती जुलती एक स्ट्रेटजी है हमारी वाइट स्क्वायर। इसमें क्या होता है, जो आपका ए के लिमिटेड था, जो कि आर के को, जो आर के लिमिटेड ए के लिमिटेड के पास क्या था, जो कि इसका फ्रेंड था जो उसका जो व्हाइट नाइट में क्या था, ये इसको एक्वायर करने के लिए विलिंग था, इसके अंदर विलिंगनेस थी टू एक्वायर आर के लिमिटेड। आर के लिमिटेड को एक्वायर करने की इसके अंदर विलिंगनेस थी फर्स्ट केस में, जब हमारा था व्हाइट नाइट की बात करते थे। बट व्हाइट स्क्वायर के केस में क्या है, ये विलिंग नहीं है। जो ए के लिमिटेड है वो आर के लिमिटेड को केवल इसलिए एक्वायर करेगा जिससे कि जो आर के लिमिटेड का एक्विजिशन है फ्रॉम एम के लिमिटेड वो बच सके। तो और इसकी कोई विलिंगनेस नहीं है आर के लिमिटेड को एक्वायर करने की, ये तो केवल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आर के लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। देन उस केस में जो स्ट्रेटेजी होती है उसको हम बोलते हैं व्हाइट स्क्वायर। व्हाइट नाइट में क्या होता है, उसकी इच्छा भी होती है, विलिंग टू बाय होती है, जो आपका फ्रेंड होता है। और व्हाइट स्क्वायर में उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन केवल आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो है वो आपको एक्वायर करता है, उसको हम बोलते हैं व्हाइट स्क्वायर। अब बात करते हैं गोल्डन पैराशूट। गोल्डन पैराशूट में क्या होता है हमारा, ऑफर्स कंपनसेशन टू द की मैनेजर पर्सन इफ दे लेफ्ट फॉलोइंग द टेक ओवर। हम क्या करते हैं, अपने जो के होते हैं अपनी कंपनी के, उनसे डील करते हैं कि अगर हमारा टेक ओवर होता है देन उस केस में जो है आप अपनी जो नौकरी, अपनी जो जॉब है उसको लीव कर जाना, जॉब लीव कर जाना अपनी को। तो इसके लिए हम जो अपने के होते हैं उनको एक तरीके से हम कहें कंपनसेशन भी ऑफर करते हैं, इस टाइप की हम कंपनसेशन ऑफर करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये बात जब आपके एक्वायरर को पता चलती है तो वो आपकी कंपनी का जो है टेक ओवर करने से घबराता है। क्यों घबराता है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो हमारे के के पीछे ही चलती है। जब के ही कंपनी को छोड़ जाएंगे, लीव कर जाएंगे, देन वो उस कंपनी को एक्वायर करके करेगा भी क्या। तो ये भी हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है कि अपने के को प्रीमियम ऑफर करें कि जैसे ही हमारी कंपनी का टेक ओवर हो तो आप हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएं, जिससे कि जो एक्वायरर है उसके लिए हमारी कंपनी का जो टेक ओवर है वो अनअट्रैक्टिव बन जाए। पोस्टमैन डिफेंस का सिंपली मतलब ये है, जैसे आर के लिमिटेड को टेक ओवर करना चाहता था आपका एम के लिमिटेड इसका टेक ओवर करना चाहता था। अब आर के लिमिटेड ने क्या किया, आर के लिमिटेड ने एम के लिमिटेड का ही टेक ओवर कर लिया, एम के लिमिटेड को ही टेक ओवर कर लिया। देन इसको हम बोलते हैं पैकमैन डिफेंस में। इसलिए मेकिंग क्या है, मेकिंग अ काउंटर वेट टू एक्वायर द होस्टाइल एक्वायरर। मतलब जो होस्टाइल एक्वायरर है आपका एम के लिमिटेड, उसको एक्वायर करने की आपने बिड लगा दी, देन उसको हम बोलते हैं पोस्टमैन डिफेंस। आया तो आपको एक्वायर करने के लिए था, लेकिन आपने क्या किया, उसी को ही एक्वायर कर लिया।
ठीक है। तो ये हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज थी जो कि हमारा टारगेट कंपनी है उनको यूज करता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द जो हमारा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टेक ओवर। अब जो स्ट्रेटजीज हैं एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। डाइवेस्चर में क्या होता है, अपनी जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है उसको डाइवेस्ट कर देते हैं। क्रीम ज्वेल्स में जो आपके प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस होते हैं या हमारे डिविजन होते हैं उनको आप जो है सेल ऑफ कर देते हैं, जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो अनअट्रैक्टिव बन जाता है फॉर द टेक ओवर। पॉइजन पिल में आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स डिवेंचर इशू कर देते हैं, जिससे के लिए उसके लिए कॉस्टली हो जाता है टू एक्वायर। अब पॉइजन पुट में क्या करते हैं आप, जो आपके बॉन्ड्स आपने इशू किए होते हैं, एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड्स इशू किए होते हैं उनको आप प्रीमियम पे रिडीम करेंगे यदि आपका टेक ओवर होता है तो। ग्रीन मिल में आपका जो एक्वायरर होता है उसी को आप प्रीमियम ऑफर करते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके पास हैं उनको हम प्रीमियम पे बाय बैक कर लेंगे। व्हाइट नाइट में आपका जो फ्रेंड होता है फ्रेंड से अपना टेक ओवर करा लेते हैं, और जो फ्रेंड होता है उसकी इच्छा भी होती है आपकी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। व्हाइट स्क्वायर में आप अपने फ्रेंड से एक्विजिशन कराते हैं, बट जो है आपके फ्रेंड की इच्छा नहीं होती आपकी कंपनी को एक्वायर करने की। गोल्डन पैराशूट में क्या होता है, आप अपने केएमपीस को जो है कंपनसेशन ऑफर करते हैं कि आप हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाना अगर हमारी कंपनी का होस्टाइल टेक ओवर होता है तो। पोस्टमैन डिफेंस में क्या होता है, आप जो आपको एक्वायर करने आया था आप उसी की काउंटर बिड लगा देते हैं। बेसिकली आपका जो एक्वायरर था आप उसी को एक्वायर करने की बिड लगा देंगे, देन उसको हम बोलते हैं पोस्टमैन डिफेंस। तो इस हिसाब से हमारी जो डाइवेस्टमेंट की जो ट्रिक्स थी, टेक्निक्स थी, टैक्टिक्स थी, वो भी हमारी इधर कंप्लीट हो जाती है। तो इधर मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था ऑफ मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वो खत्म हो जाता है। थ्योरेटिकल पोर्शन इधर हमारा खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल पोर्शन पे अब हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका था पहले। आज जो हमको प्रैक्टिकल पोर्शन में जो डिस्कस करना है उस पार्ट पे आते हैं हम सीधे। डेट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एक्सचेंज रेशियो और मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो आज जो हमें डील करना है वो उसके साथ डील करना है। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर मैं इससे आपको समझाऊंगा। देखिए इस छोटे से एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे व्हाट इज द मिनिमम एक्सचेंज रेशियो और मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। देखिए हम हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। दूसरा वो हमसे पूछा है आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। ये दो चीज़ें वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में ही हम डिस्कशन करते हैं। देखिए जब भी आपका एक्विजिशन का कोई भी केस होता है, आपका एक्विजिशन का कोई भी आपका केस है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं आपकी, आप जानते हैं। एक होती है आपकी एक्वायरर, एक होती है आपकी टारगेट कंपनी। दो कंपनी जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक्वायरर कंपनी और टारगेट कंपनी। एक्वायरर कंपनी जो हमारी टारगेट कंपनी है इसको क्या ऑफर करती है, इसको ये ऑफर करती है हमारी, एक तरीके से हम कहें परचेज कंसिडरेशन ऑफर करती है। परचेज कंसिडरेशन पीसी ऑफर करती है फॉर परचेजिंग द टारगेट कंपनी। अब बात आती है कि जो हमारी टारगेट कंपनी है और जो एक्वायरर कंपनी है इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होनी है, जो एक्विजिशन होना है, उसके लिए ये उसको जो पीसी ऑफर करेगी। इसमें हमारे दो तरीके के पीसी आते हैं। एक पीसी होता है जो कि हमारा एक्वायरर एक्वायरर को एक्वायरर पे करना चाहता है, विलिंग टू पे, विलिंग टू पे बाय एक्वायरर। एक तो जो है एक्वायर के हिसाब से पीसी होगा, एक पीसी क्या होगा टारगेट के हिसाब से, विलिंग टू पे बाय टारगेट कंपनी। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है सेल और परचेज की, तो उसमें हमारी दो पार्टी होती है। एक होता है हमारा सेलर, दूसरा होता है हमारा बायर, ठीक है। तो अब जो हमारा सेलर और बायर होता है, सेलर के पास क्या होती है, गुड्स होते हैं, लेट से इसके पास गुड्स है अपना आईपैड, ये आईपैड को बेचता है, और जो बायर है इसको आईपैड खरीदना है, वांट्स टू बाय आईपैड, ठीक है।
इस तरीके की हमारी एक ट्रांजेक्शन हमको एंटर करनी है। अब हुआ क्या, जो सेलर है, जो आईपैड है इसके लिए जो डिमांड कर रहा है वो कर रहा है 1 लाख रुपीज़ इसके लिए डिमांड कर रहा है, और जो बायर है इसके लिए जो ये बाय करना चाहता है 80,000 पे। अब जो सेलर है इसने अपना प्राइस कोट किया 1 लाख रुपीज़, और बायर है इसने प्राइस कोट किया अपना 80,000 रुपीज़, ये 80,000 में खरीदेगा। तो जो सेलर के लिए जो 1 लाख रुपीज़ है, ये 1 लाख रुपीज़ क्या है, सेलर जो है मेक जो सेलर जो है वो मिनिमम मिनिमम जो है मिनिमम 1 लाख रुपीज़ में ही अपना जो है आईपैड बेचेगा, 1 लाख रुपीज़ में ही अपना आईपैड बेचेगा। और जो बायर ने जो कोट किया है 80,000, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम जो है बायर 80,000 में ही खरीदेगा। मतलब जो बायर है उसकी नज़र से जो मैक्सिमम है वो है 80,000, और जो सेलर है उसकी नज़र से मिनिमम 1 लाख रुपीज़। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें जो आपका मैक्सिमम जो पे करता है वो करता है हमारा बायर। बायर अपना डिफाइन करता है कि मैक्सिमम मैं तो आपको इतना पे कर सकता हूँ, और जो सेलर है वो आपको बताता है कि मिनिमम मैं तो इतने में ही दे पाऊंगा। तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी दुकान पे, एक तरीके से मैं कहूँ, किसी दुकान पे आप कैलसी लेने गए, कैलकुलेटर खरीदने गए, तो कैलकुलेटर खरीदने गए तो आपने इस कैलकुलेटर का रेट लगाया, लेट से 100 रुपीज़ आपने इस कैलकुलेटर का रेट लगाया। तो क्योंकि आप बायर हैं तो आपने जो 100 रुपीज़ लगाया, आपने कहा कि भैया मैं तो मैक्सिमम इतना दे सकता हूँ 100 रुपीज़ इस कैलकुलेटर के लिए। अगर आप 100 रुपीज़ में इस कैलकुलेटर को दे सकते हैं मुझको, तो मैं खरीद लूंगा। सेलर क्या कह रहा है कि भैया मैं तो मिनिमम इस कैलकुलेटर को, कम से कम इस कैलकुलेटर को आपको 80 रुपीज़ में बेच पाऊंगा। तो जो सेलर कह रहा है मिनिमम मैं आपको इस कैलकुलेटर में 120 रुपीज़ में बेच पाऊंगा। तो सेलर के लिए जो इस कैलकुलेटर का जो रेट है, वो सेलर जो कोट करेगा अपने पीओवी से, वो मिनिमम कोट करेगा, मिनिमम मैं तो इस कैलकुलेटर को 120 रुपीज़ में बेच पाऊंगा। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं एक ही ट्रांजेक्शन में एक तो आपका मिनिमम होता है, एक तो आपका मिनिमम रेट होता है, एक होता है मैक्सिमम रेट। तो जब हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन में दो तरीके के रेट होते हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, तो सेम इसी टाइप से जो हमारा एक्विजिशन, और जो एक्विजिशन का जो केस होता है इसमें भी तो एक बायर और एक सेलर है। बायर है हमारा इस केस में एक एक्वायरर, और जो सेलर है हमारा इस केस में है टारगेट कंपनी। तो जो बायर इस केस में हमारा एक्वायरर है, एक्वायरर क्या कह रहा है आपसे कि भैया, एक्वायरर आपसे कह रहा है, क्योंकि जो एक्वायरर है वो है आपका बायर, एक्वायरर आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम मैं आपको इतना पे कर पाऊंगा। तो इस केस में जो बायर बता रहा है कि मैक्सिमम पीसीआई मैं तो इतना पे कर पाऊंगा, और टारगेट कंपनी है जो आपकी, वो है हमारे एग्जांपल में सेलर, सेलर कंपनी इसको हम बोलेंगे। तो ये भी तो हमारी ट्रांजैक्शन एक तरीके से हम कहें बाय और सेल वाली ही ट्रांजैक्शन है। तो इसमें जो एक्वायरर टारगेट को पीसी देगा, उस पीसी को हम क्या बोलेंगे, जो पीसी टारगेट, जो हमारा टारगेट कंपनी को एक्वायरर पे करना चाहेगा, वो कौन सा पे करना चाहेगा, मैक्सिमम पीसी पे करना चाहेगा। मतलब मैक्सिमम हम तो इतना ही पे कर सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा अगर आप हमसे डिमांड करोगे देन उस केस में जो हमारी ट्रांजेक्शन है एक्विजिशन वाली, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीसी होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम पीसी, और जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पीसी होगा उसको हम बोलते हैं मिनिमम पीसी। मिनिमम वो तो इतना डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो ये एक तरीके से मैंने आपको वो कहते हैं ना भूमिका बना के बताई कि मिनिमम मैक्सिमम का रेशियो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो देखिए, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ आपका जो एक्वायरर है, एक्वायरर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं वो कौन से की बात करते हैं, कौन से पीसी की बात करते हैं, वो हम बात करते हैं मैक्सिमम पीसी की। मैक्सिमम जो एक्वायरर है इतना पीसी पे कर सकता है, क्योंकि जो है मिनिमम की जो हमारी बात होगी मिनिमम पीसी की, वो हमारी बात होगी टारगेट कंपनी के पीओवी से। जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो मिनिमम इतना पीसी तो लेंगे ही लेंगे। तो ये दो टाइप के हमारे जो पीसी हैं वो हम कैसे कैसे निकालते हैं, उन्हीं की कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हमने जो एग्जांपल ले रखा है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या बता रखा है आपको, एक आर के लिमिटेड है, एक टीएम लिमिटेड है, एक आर के लिमिटेड है, एक टीएम लिमिटेड है, ये आपकी एक्वायरर है, और ये आपकी टारगेट कंपनी है। दोनों का आपको पेड बता रखा है 1200 और 400 रुपये का। पेड दे रखा है आपको इसका 1200 रुपये का, और इसको दे रखा है 400 रुपये का। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं 400 और 200, 400 और 200,
और पीई दे रखा है इनका 8 और 7 का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है और आपसे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम रेशियो आप निकाल के बताइए। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया था मैक्सिमम मिनिमम रेशियो वो हमसे पूछ रहा है। मैक्सिमम जो रेशियो निकलेगा वो किसको ध्यान में रखते हुए निकलेगा, आर के लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए निकलेगा। आर के हमारा एक्वायरर है। मैक्सिमम जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर के लिमिटेड। मतलब आर के लिमिटेड टीएम लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है तो मैक्सिमम वो कितना पे कर सकता है टीएम लिमिटेड को खरीदने के लिए, उसी रेशियो को हम बोलेंगे मैक्सिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो हम बोलेंगे कि जो टीएम लिमिटेड है वो आर के लिमिटेड को अपने आप को बेचने के लिए जो मिनिमम कितना डिमांड करेगा उसको हम बोलेंगे मिनिमम रेशियो। मैक्सिमम रेशियो कैसे निकाला जाता है आपका, उससे पहले हम एक फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, आप सभी को पता है वो। आपको पता है जब हमें पेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करता हूं तो क्या निकलता है हमारा, उससे निकलता है सर आपका ईपीएस। ये तो आप सभी को पता ही है। अगर मैं इस ईपीएस में पीई रेशियो को मल्टीप्लाई कर देता हूं देन मुझको क्या मिलता है, इससे मुझको मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। इससे मुझको मिलता है मार्केट प्राइस पर शेयर, यही तो मिलता है। अगर मैं पीई को ईपीएस से मल्टीप्लाई करता हूं देन मेरे को मिलता है मार्केट प्राइस पर शेयर, क्योंकि हमारा जो पीई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा ईपीएस अपॉन एमपीएस। तो एमपीएस आपका क्या होगा, एमपीएस इक्वल टू ईपीएस इंटू पीई, यही तो होता है आपका। तो यही किया हमने, ईपीएस इंटू पीई करते हैं तो हमको मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमको क्या है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं आपके नंबर ऑफ शेयर से देन मुझको क्या मिलेगा, देन मुझको मिलेगा इस केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो हमारा फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू पेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जब आप करेंगे देन आपको मिलेगा ईपीएस इंटू आप करेंगे पीई रेशियो, देन आपको मिलेगा मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू जब आप करेंगे नंबर ऑफ शेयर से देन आपको मिलेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस फॉर्मूले में मेरे को लगता है अभी तक कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि केवल हमने जो हमारी चीजें थी उन्हीं को ही तोड़ के इस फॉर्मूले को ड्राइव किया मार्केट कैपिटलाइजेशन को। आगे बात करते हैं। अब मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्योंकि हमको निकालना है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालना है। मतलब मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आर के लिमिटेड वो टीएम को कितना दे सकता है। तो इसको जो है अपना जो फॉर्मूला डेरिवेशन वाला पार्ट है इसको इधर से हटा देते हैं। देखिए अब इसमें बात कर रहे हैं हम अपना, हमको निकालना है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बोले या फिर मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोले, मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना दे सकता है, मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन टू टीएम लिमिटेड। मतलब जो है आपकी टीएम को आप मैक्सिमम कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन दे सकते हैं वो हमको निकालना है। तो मैक्सिमम आप टीएम को कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन दे सकते हैं, तो जितना आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से आप अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर लेस कर देंगे तो उतना ही तो आप उसको मैक्सिमम दे सकते हैं। जैसे कि देखिए आप, आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एक्विजिशन क्या होगा, माइनस जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑफ एक्वायरर, अगर आप कर देंगे देन जो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ टीएम उतना आपका मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे इनका जो है पैड दे रखा है आपको 1200 रुपये का आर के लिमिटेड का और 400 रुपये का दे रखा है आपको टीएम लिमिटेड का, और टोटल पैड हम कह रहे हैं टोटल जो आपका है टोटल पैड जो है लेट से आपका 2000 रुपीज का है टोटल पैड। टोटल पैड आपका 2000 रुपीज का है, तो इस 2000 रुपीज में से आप मैक्सिमम टीएम को कितना दे सकते हैं, मतलब मैक्सिमम
आप टीएम को एक्वायर करने के लिए कितना दे सकते हो। तो मैं कहूंगा कि मैक्सिमम मैं इसमें से अपना शेयर माइनस करके डेट इज 1200 माइनस करके 800 मैक्सिमम जो है टीएम को एक्वायर करने के लिए दे सकता हूं। तो सेम चीज सेम थिंग हमने यहाँ पे लिखी है। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे लिखी है कि मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन टीएम को एक्वायर करने के लिए कितना दे सकते हैं। जो हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा आफ्टर एक्विजिशन में से लेस कर देंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्वायरर। मतलब हम मैक्सिमम जो है टारगेट को इतना दे सकते हैं कितना दे सकते हैं हम, जो हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा आफ्टर एक्विजिशन में से अपना शेयर माइनस करके मैक्सिमम इसको इतना दे सकते हैं। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एक्विजिशन निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा आपका, मैंने आपको बताया था अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे पैट इंटू पीई रेशियो देन आपको मिल जाता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। यही तो होता है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं जो पैट आपका कंबाइंड एंटिटी का जो टोटल आएगा, टोटल पैट आएगा हमारा इसका 1600 मल्टीप्लाई बाय पीई रेशियो कितना है इसका हमारा आर के लिमिटेड का आफ्टर मर्जर 8 है, माइनस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्वायरर। एक्वायरर का पैट कितना दे रखा है आपको 400 रुपीज़ का दे रखा है, 1200 रुपीज़ का दे रखा है एक्वायरर का। तो एक्वायरर का पैट इंटू जो एक्वायरर का पीई रेशियो डेट इज 8। तो आप मैक्सिमम इसको जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं 400 इंटू 8 का डेट इज 3200 रुपीज़ का आप मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन दे सकते हैं टू टारगेट कंपनी को। हम 3200 रुपये का मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन दे सकते हैं। मतलब टोटल में से आप अपना माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम आप टारगेट को कितना दे सकते हैं। जब आप टारगेट को 3200 का जो है वैल्यूएशन दे सकते हैं तो आप सिंपली उसको ये नहीं निकाल सकते आप कितने शेयर्स उसको इशू करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो दूसरा फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो क्या था, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पीई रेशियो इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो इसी से निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट कितने होंगे अंडर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो में 3200 डिवाइडेड बाय पैट कितना है हमारा, पैट है आपका कंबाइंड एंटिटी का 1600। इधर जो भी हम कैलकुलेशन लेंगे जो हमारा ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकाल रहे हैं इसका जो इधर आपकी जो भी कैलकुलेशन आएगी वो किसकी आएगी, मर्ज एंटिटी की हम बात करेंगे। मर्ज एंटिटी का, मर्ज एंटिटी मैं ऐसे लिखता हूँ, चलिए मर्ज एंटिटी मार्केट कैपिटलाइजेशन में से मर्ज एंटिटी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू शेयर ऑफ टारगेट, यही तो है हमारा 3200 क्या है मर्ज एंटिटी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। अगर उसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसका जो शेयर है वही तो है आपका 3200 निकल के जो हमने निकाला है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आपका, देखिए पैट जो मर्ज एंटिटी का हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं हम, टोटल पैट, टोटल पैट कितना है हमारा, टोटल पैट दे रखा है आपको 1600 का। तो टोटल पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी हमको पता नहीं है, हमको पता है केवल उसके आपके ए लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं 400। तो 400 शेयर्स हो गए आपके ए लिमिटेड के, और जो मर्ज जो आपकी टारगेट कंपनी है उसको हमको यही निकालना है हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे उसके। तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं लेट्स एक्स नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमको पैट, इससे हमको मिलेगा ईपीएस ऑफ मर्ज एंटिटी, मर्ज एंटिटी का ईपीएस से हमको मिल जाएगा इनटू आप पीई रेशियो कर देंगे इससे, देन आपको मिल जाएगा इनटू पीई जब आप करेंगे देन आपको मिलेगा मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ आपकी जो है मर्ज एंटिटी का मार्केट प्राइस पर शेयर मिल जाएगा आपको, इनटू कर देंगे आप शेयर ऑफ टारगेट। शेयर्स ऑफ टारगेट कितने होंगे, शेयर्स ऑफ टारगेट हमने एज्यूम किए थे एक्स, तो इनटू एक्स कर देंगे आप शेयर्स हैं जो हमारे टारगेट के, देन आपको आंसर मिल जाएगा अपना 30। एक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स से जो आपका आंसर मिलेगा शेयर्स ऑफ टारगेट आपको मिल जाएगा, शेयर्स ऑफ टारगेट मर्ज एंटिटी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा क्या होगा, मर्ज एंटिटी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा इतना डिवाइडेड बाय हमने किया है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी इनटू शेयर्स ऑफ टारगेट, ये हमारा फॉर्मूला बना।
देखिए कैसे बना हमारा, मर्ज एंटिटी का मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमको मर्ज एंटिटी का मार्केट प्राइस पर शेयर मिल जाएगा, इनटू कर देंगे शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। देन हमको जो है आपका 3200 जो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन इशू किया है टारगेट का, उसको नंबर ऑफ शेयर्स हमको मिल जाएंगे। फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, देन आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। कैलकुलेट कीजिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 400 प्लस एक्स इधर ले जाइए इक्वल्स टू 1600 इंटू पीई आपका कितना है, पीई दे रखा है क्वेश्चन में आपका 8 का, इंटू 8 कर देंगे इंटू एक्स, डिवाइड में चला जाएगा आपका 3200। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स इक्वल्स टू 1600 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3200, ये निकल के आएगा आपका 4x माइनस 400, ये आया आपका। तो ऐसे एक काम कीजिए, इसको 400 को इधर ना ले जाएं, ये आपका आ गया 400 प्लस एक्स। तो जो आपका एक्स है ये आपका चला जाएगा था नेगेटिव में, 400 इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। ये x इक्वल टू आपका कितना आएगा 133.33 नंबर ऑफ शेयर्स है जो हम इशू करेंगे टारगेट को। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम टारगेट को कितने इशू कर सकते हैं, डेट इज 133.33 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम टारगेट को इशू कर सकते हैं। यही हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का कॉन्सेप्ट था। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो में हमने कुछ नहीं निकाला, केवल हमने बताया कि मैक्सिमम हम जो है टारगेट कंपनी को कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन दे सकते हैं, और जो मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसमें हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इसको इशू कर सकते हैं। तो हमने बताया 133.33 शेयर हम इसको इशू कर सकते हैं। देयरफॉर जो हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो होगा वो कितना होगा, वो होगा 133.33 शेयर्स आपने इशू करे हैं, और टारगेट का ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 200 इसके ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स थे। देयरफॉर इसका एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा 133.33 डिवाइडेड बाय 200.6667 का आपका एक्सचेंज रेशियो निकल के आ जाएगा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। अब इसी एग्जांपल में हम जो निकालेंगे मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकाल के बताएंगे। मिनिमम एक्सचेंज रेशियो ये निकलेगा हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टारगेट। टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो है वो कितना होगा, निकाल देते हैं। देखिए मिनिमम एक्सचेंज रेशियो कितना होगा, तो जो हमारी टारगेट कंपनी है मिनिमम कितना एक्सेप्ट करेगी, जो उसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है मिनिमम उतना ही तो वो एक्सेप्ट करेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो उतना, इतना तो वो एटलीस्ट डिमांड करेगी। जो आपकी एक्वायरर है उससे मिनिमम जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतना तो एक डिमांड करेगी। करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इसका 400 इंटू पीई रेशियो 7 का, 400 इंटू 7 जो मिनिमम है 2800 का जो है आपसे, उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन डिमांड करेगी। तो अब हम सिंपली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे उसके, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट कितने होंगे इन मर्ज एंटिटी। मर्ज एंटिटी में इसको कितने शेयर्स मिलेंगे, इसको शेयर्स मिलेंगे 2800 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था आपका, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज एंटिटी डिवाइडेड बाय आप कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी इंटू कर देंगे आप नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जो आपकी टारगेट कंपनी है, तो हमको मिल जाएंगे टारगेट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 2800, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज एंटिटी कितना है हमारा, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज एंटिटी हमने निकाला था अभी, डेट इज वो है आपका कंबाइंड पैट इंटू जो इसका पीई रेशियो 1600 इंटू 8, 1600 इंटू 8 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इंटू नंबर ऑफ शेयर्स को हम रिज्यूम कर लेते हैं एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी। हमारे एक्वायर के शेयर्स कितने हैं, एक्वायर के शेयर है 400 और हमको निकालने हैं टारगेट के शेयर्स, तो हमको निकालने हैं इक्वल एक्स कर लेंगे। देन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे
जो आप इशू करेंगे टारगेट को वो आ जाएंगे आपके डेट इज 112 शेयर्स आप इसको इशू करेंगे टारगेट को। देयरफॉर एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, एक्सचेंज रेशियो जो आपका होगा वो होगा 112 डिवाइडेड बाय 200, डेट इज 0.56 का आपका एक्सचेंज रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अगर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का यही कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कवर हो जाता है यहाँ पे। अब जो डिस्कस करते हैं आगे, जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 था, जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर 4 था वो पेंडिंग था, उसको कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। जो हमारा पार्ट रिमेनिंग था वो था हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बताना है आपको, एक्सेप्टेबल जो शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, जो एक्स वाई जेड लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को एक्सेप्टेबल होगा वो आपको बताना है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, एक हमारी एक्वायर कंपनी थी, दूसरी हमारी टारगेट कंपनी थी। इसने क्या किया था, 0.7 का एक्सचेंज रेशियो ऑफर किया था एबीसी लिमिटेड को, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस दे रखा था, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा था दोनों एंटिटी का। अब आपसे पूछा है, बताइए मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो कि एक्सेप्टेबल होगा एक्स वाई जेड लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। सो कैलकुलेट करते हैं कितना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो उनको एक्सेप्टेबल होगा। एक काम करते हैं, फ्लैश पे इंसर्ट करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितना होगा। देखिए मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो भी होता है हमारा, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अब निकलता है, एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। तो एक्वायरर आप देख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या है हमारा एक्वायरर, ये क्वेश्चन में ही एक्वायरर दे रखा है। देखिए एक्वायरर है, तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का कॉन्सेप्ट हमेशा एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं हम, कितना ये मैक्सिमम दे सकते हैं जो अपनी टारगेट कंपनी है उसको। तो ये मैक्सिमम कितना देंगे, ये मैक्सिमम देंगे इनका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है आफ्टर मर्जर वाला, माइनस करेंगे इसमें से मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड बिफोर मर्जर। कहने का मतलब क्या है कि जो इनका आफ्टर वाला मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसमें से अपना शेयर जो बिफोर वाला है उसमें से इतना लेस कर देंगे, तो जो बचा कुचा जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बचा कुचा होगा वो दे सकते हैं टारगेट कंपनी को। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर मर्जर कितना होगा इनका, वो होगा इनका कंबाइंड पैट इनटू जो आपका पीई रेशियो है। तो इधर हमने कैलकुलेशन कर रखी थी अपनी, देखिए कंबाइंड पैट इधर अपना था 4 करोड़ का पैट इसका था एक्स वाई जेड लिमिटेड का, और एबीसी का था 1 करोड़ 12 लाख का। तो कंबाइंड पैट कितना हो जाएगा हमारा, 5 करोड़ 12 लाख का कंबाइंड पैट हो गया हमारा, इनटू पीई रेशियो कर देंगे हमारा। पीई रेशियो ऑलवेज एज्यूम करते हैं हम, जो हमारी एक्वायरर है उसी का पीई रेशियो कंटिन्यू होगा। तो एक्वायरर का पीई रेशियो कितना है हमारा 6.25 का हम निकाल चुके थे, 6.25 का इसका पीई रेशियो होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड बिफोर मर्जर, बिफोर मर्जर इसका मार्केट कैप कितना था, इसका पैट इनटू इसका पीई रेशियो, दैट इज 4 करोड़ इनटू 6.25। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि ये मैक्सिमम जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको उसको जो है कितना दे सकते हैं, 7 CR का इसको दे सकते हैं। सेवन सी आर का इसको मैक्सिमम जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लोग दे सकते हैं। तो हमने निकाल लिया मैक्सिमम 7 CR का जो है मैक्सिमम एक्सचेंज मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन ये देंगे टू द टारगेट कंपनी। तो देयरफॉर हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना होगा, देयरफॉर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, मैक्सिमम नंबर ऑफ
शेयर्स निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट, वो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट कितने होंगे आपके, वो होंगे आपके जो उसका मार्केट कैप, जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है आफ्टर मर्जर, मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर मर्जर ऑफ टारगेट कंपनी इक्वल्स टू, जो उसका हम कह सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्जर एंटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी, इससे मिलेगा हमको मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। तो इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने टारगेट को इशू करे होंगे वो हमको निकल जाएंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट कितना है हमारा, 7 CR का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज एंटिटी कितना है हमारा, 5 करोड़ 12 लाख इंटू 6.25 इंटू 6.25 का है इसका। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी कितने होंगे हमारे, जो हमारी टारगेट कंपनी, जो एक्वायर कंपनी, एक तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे डेट इज 10 लाख, 10 लाख शेयर्स तो हमारे होंगे एक्वायर कंपनी के, प्लस हमने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स टारगेट को इशू किए होंगे वो भी होंगे। टारगेट को जो शेयर्स इशू किए उनको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इनटू कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, तो हमको जो है एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 5 करोड़ 12 लैक्स इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय कर देंगे 7 करोड़ से, 1 डिवाइडेड बाय 10 लैक्स, डेट इज नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने इशू करेंगे इसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो आप इसको इशू करेंगे 2,80,000। देयरफॉर जो आपका एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा कितना आएगा, देयरफॉर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा, वो आएगा आपका 2,80,000 डिवाइडेड बाय कर देंगे आप जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कितने थे हमारे, इट इज 4 लैक्स थे, डिवाइडेड बाय 4 लैक्स, तो आपको एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा 0.7 का। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो है वो निकल के आएगा आपका 0.7 का। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था, जो पेंडिंग पार्ट मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का था, वो भी हमने निकाल के इनको बता दिया। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, XYZ इज कंसाइडिंग द मर्जर with ABC Limited and the XYZ shares are currently traded at 20, मतलब XYZ है वो मर्ज होना चाहता है ABC Limited के साथ, और उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है आपका 20 रुपीज। तो नोट डाउन कर लेते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को। XYZ जो है और एक कंपनी है आपकी ABC Limited के साथ मर्जर करना चाहता है, और मार्केट प्राइस पर शेयर जो XYZ का चल रहा है वो चल रहा है अभी करेंटली 20 चल रहा है इसका। 2,50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, और जो पेड दे रखा है आपको 5 लैक्स का दे रखा है, पेड दे रखा है आपको 5 लैक्स का। नंबर ऑफ शेयर्स XYZ के कितने दे रखे हैं आपको, 2,50,000 के। फिर आपको बता रखा है ABC लिमिटेड है 1,25,000 शेयर्स, ABC के 1,25,000 शेयर्स हैं। इस करंट मार्केट प्राइस दे रखी है आपको 10 की, और बता रखा है EAT पेड दे रखा है आपको 1,25,000 का इसका। द मर्जर विल अफेक्ट बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक स्वैप एंड ABC हैज एग्रीड टू प्लान अंडर विच द XYZ विल ऑफर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द ABC शेयर्स। मतलब क्या है, जो आपका वो है मर्जर होगा बाय वे ऑफ स्टॉक स्वैप होगा। स्टॉक स्वैप का मतलब क्या है, जो आपके शेयर्स हैं
एक्सचेंज होंगे बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू। आपको लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, जो शेयर्स एक्सचेंज होंगे आपके वो होंगे करंट मार्केट वैल्यू पे। करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जो आपका एक्सचेंज रेशियो वो डिसाइड होगा। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द प्री मर्जर अर्निंग, प्री मर्जर ईपीएस पूछा है दोनों कंपनी का, पीई रेशियो और बोथ द कंपनीज। ईपीएस पूछा, पीई रेशियो पूछा, निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होगा हमारा, एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम इसमें ईपीएस निकाल लेते हैं। सबसे पहले ईपीएस ही निकाल देते हैं। ईपीएस क्या होगा आपका, ईपीएस होगा आपका पेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपका ईपीएस निकल जाएगा। तो पेट कितना दे रखा है 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डेट इज ईपीएस 2 का आ गया इसका। इसका ईपीएस आ गया आपका 1 का। फिर आपसे उसने पूछा पीई रेशियो निकालिए। पीई रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस कितना दे रखा है आपको 20 का, 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 10 आ गया। इसको करेंगे आप 10 डिवाइडेड बाय 1, डेट इज 10 आ गया पीई रेशियो। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फिर हमसे पूछा है इफ एबीसी पीई रेशियो इज 6.4। एबीसी है जो हमारा, इसका जो पीई रेशियो है अगर वो 10 की जगह 6.4 हो जाए, देन व्हाट विल द करंट मार्केट प्राइस, उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या होगी। इफ पीई रेशियो इक्वल्स टू 6.4 हो जाएगा, देन देयरफॉर इस करंट मार्केट प्राइस क्या होगी, करंट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगी, हमको पता है मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पीई रेशियो इंटू ईपीएस। जब आप कर देते हैं देन आपका निकल जाएगा पीई रेशियो आपका 6.4 हो गया, और ईपीएस कितना है इसका 1 का। देन इसकी जो करंट मार्केट प्राइस होगी 6.4 पर शेयर हो जाएगी। फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, देन व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो। अगर इसकी जो है मार्केट प्राइस 6.4 हो जाएगी, देन इसका एक्सचेंज रेशियो क्या होगा बता देंगे। हमको क्वेश्चन में बता रखा है एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। एक्सचेंज रेशियो क्या होगा इस केस में हमारा, जो करंट मार्केट प्राइस है टारगेट का, टारगेट करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्वायरर करंट मार्केट प्राइस। एक्वायरर का करंट मार्केट प्राइस कितना है हमारा, एक्वायरर का करंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 20 का है। देन आपका जो है एक्सचेंज रेशियो कितना निकल गया 6.4 डिवाइडेड बाय 20, डेट इज 0.32 का आपका एक्सचेंज रेशियो निकल के आ जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है वो, व्हाट विल बी द एक्स वाई जेड पोस्ट मर्जर ईपीएस विल बी, मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है आपको। पोस्ट मर्जर ईपीएस आपको मालूम है, पोस्ट मर्जर ईपीएस होता है हमारा, पोस्ट मर्जर ईपीएस इक्वल्स टू कंबाइंड पेट डिवाइडेड बाय मर्ज एंटिटीज, मर्ज एंटिटी नंबर ऑफ शेयर्स, यही तो होता है आपका। तो कंबाइंड पेट कितना दे रखा है आपको, कंबाइंड पेट निकाल लेते हैं। ईपीएस आ गया आपका, तो कंबाइंड पेट सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं, पेट निकालते हैं। पेट निकाल लेंगे यहीं पे ही। पेट कैसे निकलेगा हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स इन टू ईपीएस कर देंगे। ईपीएस है आपका 2 का, नंबर ऑफ शेयर्स है आपके 2 लैक्स, देन पेट आ गया आपका 5 लैक्स का, और इसका पेट आ गया आपका 1,25,000 का। देयरफॉर टोटल पेट कितना आएगा हमारा, टोटल पेट आएगा 6,25,000 का। तो 6,25,000 का हमारा कंबाइंड पेट हो गया। मर्ज एंटिटी नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है आपसे, तो आपके जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है वो आपकी एक्वायरर कंपनी है, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स तो एज इट इज रहेंगे 2,50,000। और इसने जो एक्सचेंज रेशियो ऑफर किया है 0.32 का ऑफर किया है, तो ये टारगेट कंपनी जिसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे 1,25,000। देयरफॉर आप कंबाइंड ईपीएस निकाल सकते हैं, 1,25,000 इंटू 0.32 प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 625, डेट इज आपका कंबाइंड जो पेट निकल के आएगा 2.155 का, आपका जो है कंबाइंड पेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कंबाइंड पेट निकल के आ गया हमारा, कंबाइंड ईपीएस निकल के आ गया, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकल के आ गया, सॉरी। व्हाट वुड बी, अब फिर वो हमसे पूछा है, ये पॉइंट भी हमारा खत्म हो गया। व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ द एक्स वाई जेड लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू बी सेम। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे वो है शेयर होल्डर्स हैं वो ना तो गेन की पोजीशन में हो ना ही लॉस की पोजीशन में हो। तो मैंने आपको बताया था ये जब भी हो सकता है जब आपका
जो है एक्सचेंज रेशियो है वो बेस्ड हो ईपीएस के बेसिस पे आपका बेस्ड हो एक्सचेंज रेशियो, तो इसको भी निकाल लेते हैं। एक्सचेंज रेशियो विल बी, एक्सचेंज रेशियो क्या होगा उस केस में हमारा, ईपीएस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ मर्जर, ईपीएस ऑफ एक्वायरर, ईपीएस ऑफ एक्वायरर। तो ईपीएस ऑफ टारगेट कितना था हमने निकाला था अभी, ईपीएस इसका 1 था, इसका 2 था, 1/2 डेट इज 0.5 पर शेयर का जब हमारा एक्सचेंज रेशियो होगा, देन बोथ शेयर होल्डर ना तो गेन में होंगे ना ही लॉस में होंगे। एक्स वाई जेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू भी सेम होने हैं, इसका मतलब यही था गेन और लॉस में ना हो, तो जो हमारा एक्सचेंज रेशियो है वो क्या होगा, ईपीएस के बेसिस पे होगा, डेट इज 0.5 पर शेयर का होगा। तो सॉल्यूशन में इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, ईपीएस 2 का और 1 का यही हमने निकाला था, 1 का और 2 का, 2 और 1 का। मार्केट प्राइस 20 10 यही हमने निकाला है। फिर करंट मार्केट प्राइस पूछ रहा है, उसने 6.4 निकाल दिया, एक्सचेंज रेशियो पूछा 0.32 निकाल दिया। इन्होंने क्या है राउंड ऑफ कर दिया, हमने निकाला 2.5155 निकाला था, इन्होंने राउंड ऑफ करके 2.16 कर दिया है। डिजायर्ड एक्सचेंज रेशियो उन्होंने बता दिया जो आपका है ईपीएस के बेसिस पे होगा, तो इन्होंने जो है कैलकुलेशन अलग तरीके से की है, लेकिन जो एक्सचेंज रेशियो है वो भी 0.5 निकल के आया है, और हमारा जो एक्सचेंज रेशियो है वो भी 0.5 निकल के आया है। तो प्रेफर यही करूंगा आप मेरी तरीके से कीजिए। आईसीआई क्या है कई बार घुमा फिरा के बताती है, लेकिन जो उसका पूछने का तरीका है वो इनडायरेक्टली पूछ रही है डायरेक्ट चीज को, तो क्यों ना हम उस इनडायरेक्ट वाली चीज को डायरेक्ट तरीके से ही सॉल्व कर दें। कहने का मतलब क्या है, आपसे पूछा है पोस्ट मर्जर और प्री मर्जर ईपीएस सेम होना है, तो आप बता दीजिए एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन ईपीएस, 2 लाइन उसके बारे में लिख दीजिए, देन इट्स इज मोर देन सफिशिएंट, आपको फुल नंबर मिलेंगे उस केस में। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा इधर कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्या कह रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपकी स्क्रीन पे। 10 में पूछ रहा है वो आपसे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है रिलेटिंग टू द एक्वायर कंपनी मनी लिमिटेड एंड द टारगेट कंपनी रत्नम लिमिटेड। ईपीएस पेड दे रखा है दोनों कंपनी का, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दे रखे हैं, पीई रेशियो दे रखा है दोनों कंपनी का। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द स्वैप बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस पे इनका स्वैप क्या होगा, स्वैप रेशियो क्या होगा। सो क्वेश्चन को इधर से ले ही लेते हैं अपनी नोटबुक में, देन फिर सॉल्व करेंगे आराम से। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे जो स्वैप रेशियो है वो क्या होगा। तो स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस निकाल देते हैं। सबसे पहले है करंट मार्केट प्राइस पे, इसने पूछा है हमसे स्वैप रेशियो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे, तो हमारा जो स्वैप रेशियो है वो कितना होगा, जो आपका है मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर, इसके बेसिस पे स्वैप निकल जाएगा हमारा। तो हमको सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालना होगा, इसमें मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं हम। अर्निंग आफ्टर टैक्स जाएगा, नंबर ऑफ शेयर देते हैं, देयरफॉर आप इससे क्या निकाल सकते हैं, ईपीएस निकाल सकते हैं। ईपीएस पर शेयर क्या होगा आपका, पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, जब आप करेंगे देन आपको मिलेगा पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। गेट इज आपको ईपीएस आ गया 10 का, इसमें आ गया आपको ईपीएस 4 का। फिर आपसे पूछा है स्वैप बताइए बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा आपका, ईपीएस इंटू पीई रेशियो, आपका मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा, तो आप करेंगे एमपीएस निकल गया 10 इंटू 10 100,
4 × 5 20, देन आपको स्वेप कितना होगा 20/100, डेट इज 0.2 का आपको स्वेप होगा। फिर पूछा पार्ट विल बी द ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। ईपीएस क्या होगा आफ्टर एक्विजिशन, मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस आपसे पूछ रहा है, निकाल लेंगे। पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा आपका, पोस्ट मर्जर ईपीएस होगा आपका कंबाइंड पेट डिवाइडेड बाय कंबाइंड, या हम बोल सकते हैं मर्ज एंटिटी शेयर, मर्ज एंटिटीज शेयर्स। निकाल लीजिए कंबाइंड पेट कितना है हमारा, कंबाइंड पेट हो गया हमारा 6000 का। नंबर ऑफ शेयर्स जो एक्वायरर है उसके शेयर्स तो एज इट इज रहेंगे, डेट इज 200 लैक्स, 200 लैक्स प्लस इसका जो एक्सचेंज रेशियो हमने निकाला था 0.2, और इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे 1000 लैक्स। सॉरी, कैलकुलेट कर दीजिए आप, 6000 डिवाइडेड बाय, डेट इज आपका निकल के आएगा पोस्ट मेजर ईपीएस 15 का निकल के आ जाएगा। What will the expected market price per share of Millennium after acquisition, assuming that the PE is adversely affected by 10%। अगर जो आपका PE रेशियो है मर्ज एंटिटी का, डेट इज जो आपका 10 है, ये अगर एडवर्सली इफेक्ट हो जाए 10% से, अगर ये गिर जाता है, देन आपको निकालना है मार्केट प्राइस पर शेयर, निकाल लेंगे। और आपका जो है PE 10% से एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा, देन न्यू PE क्या होगा आपका, न्यू PE क्या होगा आपका, ओरिजिनल PE डेट इज 10 था, माइनस 10% इक्वल्स टू 9 हो गया। देयरफॉर न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा आपका 9 × 15, डेट इज 135, न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर आपका निकल के आ जाएगा। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी, मार्केट वैल्यू पूछा है मर्ज एंटिटी की, निकाल देंगे। मार्केट वैल्यू क्या होगी हमारी, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी क्या होगी आपकी, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी होगी आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी, मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर का है 135, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है मर्ज एंटिटी के, अभी निकाला था हमने 200 लैक्स, और 200 लैक्स प्लस 0.2 × 1000 लैक्स, डेट इज निकल के आएगा आपका 135 × 400 लैक्स। सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आएगा 135 × 400 लैक्स, डेट इज 54,000 का इनका जो है 54,000 लैक्स का मार्केट वैल्यू आएगा ऑफ मर्ज एंटिटी का। फिर आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट एंटिटी ड्यू टू द मर्जर, मर्जर की वजह से दोनों एंटिटी के शेयर होल्डर्स को क्या गेन हुआ क्या लॉस हुआ, निकाल देते हैं। गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स, सबसे पहले बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर की। इधर आ गई आपकी एक्वायरर कंपनी, इधर आ गई आपकी टारगेट कंपनी, इधर आ गया आपका प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, इधर आ गया आपका पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, पोस्ट मर्जर कितना इसका 135 है एक्वायरर का, और टारगेट का कितना हो जाएगा 135 इंटू एक्सचेंज रेशियो डेट इज 0.2, तो ये हो गया 27 का। और प्री मर्जर इनका कितना आया था मार्केट प्राइस पर शेयर, प्री मर्जर हमने निकाला था 100 और 20, 100 और 20, देयरफॉर दोनों को गेन हुआ है। इस केस में गेन कितने का हुआ है, इसको 35 पर शेयर का गेन हुआ है, इसको हुआ 7 पर शेयर का गेन हो गया, दोनों एंटिटीज को गेन हो गया पर शेयर का। इनटू कर देंगे रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर से, एक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे, एक्वायर के नंबर ऑफ शेयर से 200 लैक्स, और टारगेट के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000 लैक्स, देयरफॉर टोटल गेन आ जाएगा दोनों एंटिटीज का इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू के बेसिस में इनको कितना गेन हुआ है, इसको गेन हुआ है आपका 35 × 200, डेट इज 7000 लैक्स का, इसको गेन हुआ है आपको 7000 लैक्स का, इसको गेन हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से दोनों का हमने गेन भी कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। आप चाहें तो गेन ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गेन ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ईपीएस प्री मर्जर वाला ईपीएस और पोस्ट मर्जर वाला ईपीएस दोनों को लेस कर देंगे तो आपका गेन निकल जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस भी आपका गेन निकल के आ जाएगा।
आईसीआई ने तो केवल गेन पर शेयर पर ही छोड़ दिया है, हमने गेन पर शेयर की जगह टोटल गेन भी निकाल के इनको दिखा दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी इधर कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट्स का अपना ब्रेक लेते हैं, देन इसके बाद अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। ये क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है देखिए 11 की बात करते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा ऑफ द टू कंपनीज। आपको डाटा दे रखा है, पैड दे रखा है दोनों कंपनीज का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस, पीई रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर बता रखा है। कंपनी रामा लिमिटेड है वो आपकी एक्वायरिंग कंपनी है, और कंपनी कृष्णा लिमिटेड है वो आपकी टारगेट कंपनी है। exchanging its shares on one basis for the company Krishna Limited. The exchange ratio is based on the market price of the shares of the two company। बता दिया exchange ratio है जो आपका market price per share पे बेस है both companies के। अब वो आपसे पूछा है बाट बिटवीन द ईपीएस सब्सिक्वेंट टू द मर्जर, बेसिकली पोस्ट मर्जर ईपीएस के बारे में आपसे पूछ रहा है। पोस्ट मर्जर ईपीएस बता देंगे इनको। पहले पॉइंट में पूछा है पोस्ट मर्जर ईपीएस के बारे में आपसे पूछा है। पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा? कंबाइंड पैट मर्ज एंटिटीज शेयर्स, ये आपका पोस्ट मेजर ईपीएस होगा। कंबाइंड पैट कितना होगा हमारा? कंबाइंड पैट है 7 लैक्स प्लस 10 लैक्स, डेट इज 17 लैक्स का आपका कंबाइंड पैट हो गया। और मर्ज एंटिटी शेयर्स हम निकालते हैं वर्किंग नोट से। देखिए मर्ज एंटिटीज शेयर्स कितने होंगे आपके? एक तो आपके ओरिजिनल एंटिटी एक्वायरर के जो शेयर्स होंगे डेट इज 2 लाख शेयर्स तो आपके एक्वायरर के हैं, प्लस करेंगे आपके जो आपके शेयर्स हैं हमारे के टारगेट के डेट इज 4 लैक्स इनटू एक्सचेंज रेशियो आपके बीच में जो डिसाइड हुआ है। तो एक्सचेंज रेशियो को निकाल लेते हैं। एक्सचेंज रेशियो क्या होगा आपका? एक्सचेंज रेशियो इक्वल्स टू डेट इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, आपको बता रखा है मार्केट प्राइस पे बेस्ड है। मार्केट प्राइस है आपका 35 और 35 डिवाइडेड बाई 35 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 का। तो आपके जो है 2 लैक्स प्लस 4 लैक्स डेट इज मर्ज एंटिटी के शेयर्स आएंगे 6 लैक्स 17 लैक्स। एक सेकेंड, शायद मेरी पेंसिल की चार्जिंग खत्म हो गई है, एप्पल पेंसिल की। एक सेकेंड रुकिए गाइस जरा। हाँ तो दोस्तों हम देख रहे थे मर्ज एंटिटी के शेयर्स कितने हैं अपने? 6 लाख शेयर्स हैं मर्ज एंटिटी के। देखो जो आपका ईपीएस आएगा पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होगा? वो होगा 2.833 का आपका पोस्ट मर्जर का ईपीएस निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? वाट वाट इज द चेंज इन द ईपीएस ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी राम लिमिटेड एंड कृष्णा लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं इनके ईपीएस में क्या चेंजेस आएगा? बेसिकली इम्पैक्ट ऑन ईपीएस आपको बताना है। इम्पैक्ट ऑन ईपीएस आपको बताना है, बता देंगे इम्पैक्ट ऑन ईपीएस क्या होगा प्री वाली कंडीशन में और पोस्ट वाली कंडीशन में। आपकी जो है एक्वायर है कृष्णा लिमिटेड और टारगेट है रामा कृष्णा लिमिटेड। तो यहाँ पे आएगी आपकी रामा लिमिटेड। कृष्णा लिमिटेड का जो है पोस्ट मर्जर ईपीएस आपने निकाला है अभी, डेट इज 2.833 और क्योंकि एक्सचेंज रेशियोज में 1 है तो जो उसका जो आपका प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर रेशियो होगा वो पोस्ट मर्जर जो रेशियो होगा दोनों ही एंटिटीज का सेम होगा। प्री मर्जर जो आपका ईपीएस है वो कितना होगा?
प्री मर्जर ईपीएस 3.5 और 2.5 का आपको बता रखा है। 3.5 का कृष्णा का है डेट इज, और रामा का आपको दे रखा है 2.5 का। 2.5 का आपको उसका बता रखा है, तो आप निकाल सकते हैं गेन और ऑब्लिक लॉस कितना हुआ है, दोनों को गेन और लॉस निकाल सकते हैं। कृष्णा लिमिटेड को जो है आपका गेन हो गया है 3.5 माइनस 2.833, जब आप करेंगे तो उसको गेन हुआ है 0.667 का इसको गेन हुआ है। और रामा लिमिटेड को जो है लॉस हो गया आपका 2.5 माइनस 2.833 का, डेट इज 0.333 का इसको लॉस हो गया है। इम्पैक्ट ऑन ईपीएस उसने पूछा था, हमने बता दिया। फिर आपसे पूछा है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर फर्म एंड द पीई इज लाइकली टू रिमेन द सेम। पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू पूछ रहा है आपसे, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू निकालेंगे आप, जो आपका ईपीएस है पोस्ट मर्जर वाला, इनटू करेंगे पीई रेशियो ऑफ एक्वायरर, तो इससे मिलेगा हमको मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी का होगा, इनटू आप कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी की जो नंबर ऑफ शेयर्स है। सो निकाल लेंगे ईपीएस ऑफ पोस्ट मर्जर, हमने निकाला 2.833 का ईपीएस है। पीई रेशियो एक्वायरर का कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? पीई दे रखा है 10 टाइम्स का, एक्वायरर का पीई दे रखा है आपको 14 का। इधर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो आपकी कंपनी एक्वायर कर रही है वो है रामा लिमिटेड, और इन्होंने क्या है बहुत ही चालाकी से आईसीआई ने क्या किया है, रामा लिमिटेड को इधर लिखा है और कृष्णा लिमिटेड को इधर लिखा है। तो हमने जो है इधर उल्टा लिख दिया है बेसिकली, जो आपकी रामा लिमिटेड है वो इधर आएगी, जो कृष्णा लिमिटेड है, या फिर हम एक काम करते हैं ऐसे ही रहने देते हैं इसको, इधर लिख देते हैं जो आपकी कृष्णा लिमिटेड है, जो आपकी कृष्णा लिमिटेड है वो है आपकी टारगेट कंपनी, ये हमारी टारगेट कंपनी है, टारगेट को हमारा गेन हुआ है, और जो एक्वायर कंपनी है उसको हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, तो ईपीएस हमने लिख दिया पोस्ट मर्जर वाला। पीई रेशियो ऑफ एक्वायरर, एक्वायरर का पीई रेशियो कितना दे रखा है आपको? 14 टाइम्स का दे रखा है। ध्यान रखना हमेशा आईसीआई की जो लैंग्वेज है उसको काफ़ी केयरफुली रीड करनी है आपको। रामा लिमिटेड आपकी एक्वायर है, तो रामा लिमिटेड का आप पी लेंगे 14 का, इंटू लेंगे नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मर्ज एंटिटी के 6 लैक्स हैं, इंटू 6 लैक्स करेंगे, देन आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा पोस्ट वाला 2.833 इंटू 14 इंटू 6 लैक्स, डेट इज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना निकल गया 2,37,97,200 अप्रोक्स, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन का निकल के आएगा। राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो मार्केट वैल्यू भी हमने निकाल ली। असर्टेन द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर ऑफ द बोथ द कंपनीज, इनको प्रॉफिट निकाल के देने हैं दोनों शेयर होल्डर्स को, कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको निकाल के देना है। तो वो प्रॉफिट निकाल के हम दे देंगे दोनों शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों एंटिटीज़ का प्रॉफिट निकाल के बता देंगे। वैसे आईसीआई ने जो है इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो इधर मैं आपको बता दूँ आईसीआई, एस पर आईसीआई आंसर क्या होगा आपका? एस पर आईसीआई क्या होगा? आईसीआई क्या है, कभी राउंड ऑफ करती है कभी नहीं करती। 2.83 लिया आईसीआई ने, इंटू 14 इंटू 6 लैक्स किया है। देन आप ऐसे करेंगे, देन आपको जो मार्केट वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल के आती है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वो निकल के आती है 2,37,72,000 निकल के आती है एज पर आईसीआई। तो हम इसी को कंसीडर करते हैं क्योंकि आईसीआई ने राउंड ऑफ किया है, तो इसी के बेसिस पे जो हम अपना है गेन निकाल देते हैं दोनों शेयर होल्डर्स को, कितने कितने का गेन होगा, गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे? देखिए, एक है आपकी रामा लिमिटेड, एक है आपकी कृष्णा लिमिटेड, तो इनका प्री मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? रामा लिमिटेड का प्री मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपका, पेट इंटू पी रेशियो कर देंगे 10 लैक्स इंटू 14, 10 लैक्स इंटू 14 कर देंगे, देन इसको प्री मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा 1,40,00,000 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कृष्णा लिमिटेड का कितना है आपका? पेट इंटू पी रेशियो 7 लैक्स इंटू 10,
इंटू 10 डेट इज 70 लैक्स उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पोस्ट मर्जर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका, आपको पता है शेयर पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलेगा आपका, 2 करोड़ 37 लाख 72,000 हमारी टोटल एंटिटी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है 6 लैक्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। रामा लिमिटेड को कितने इशू किए हैं आपने, रामा लिमिटेड को जो शेयर्स इशू किए हैं वो किए हैं आपने, रामा लिमिटेड को जो शेयर्स हैं वो हैं उसके 4 लैक्स और इसके हैं 2 लैक्स। तो रामा लिमिटेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4 लैक्स, तो 2 करोड़ 37 लाख 72,000 डिवाइडेड बाई 6 लैक्स इंटू 2 लैक्स। जब आप करेंगे तो आपको इनकी मार्केट वैल्यू निकल जाएगी, डिवाइडेड बाई 6 लैक्स इंटू 4 लैक्स डेट इज़ 1 करोड़ 58 लाख 48,000 इसकी मार्केट वो निकल गई मार्केट वैल्यू। देयरफॉर हम कह सकते हैं गेन कितना है रामा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, यह है 18 ये गेन आया आपका 18,48,000 का गेन आया रामा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। और इसके शेयर होल्डर्स को कितना गेन आया आपके 79,24,000 इसकी पोस्ट मर्जर की वैल्यू हो गई, इसको गेन आया 9,24,000 का। देयरफॉर उसने हमसे पूछा था गेन निकाल के बताइए, दोनों शेयर होल्डर्स को हमने गेन निकाल के बताया इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू कितना हुआ, 18,48,000 का गेन हुआ रामा लिमिटेड को, तो कृष्ण लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को गेन हुआ 9,24,000 का। तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, वो भी इधर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आज अपने सेशन को एंड करते हैं, देन उसके बाद जो है कल से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस आज आशा करता हूँ आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, और मिलते हैं कल और कंटिन्यू करते हैं कल। तो थैंक यू गाइस।